नमस्कार, प्रणाम। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम बिहार सचिवालय यानी बिहार सीजीएल 2022 का जो एग्जाम 26-27 नवंबर 2022 को होना है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेकर आपके बीच आया हूं। लेकिन उन प्रश्नों पर विचार करने से पहले थोड़ा मेरे इन बातों पर गौर फरमाइए। थोड़ा डूबूंगा, मेरे भाई, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा, मैं फिर जीत जाऊंगा। इसी के साथ आज के मॉक टेस्ट के प्रथम प्रश्न का आगाज करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं प्रथम प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी तीन संख्या का चर्चा है। कितना संख्या का मेरे भाई? तीन संख्या का। चलिए तीन संख्या का जिक्र किया गया है। कहता क्या है, दो संख्याएं जो हैं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। क्रमशः कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करता है। देखिए तीसरा संख्या को हम मान लेते हैं 100। चलिए पहला संख्या जो है तीसरा संख्या से 30% ज्यादा। अच्छा 100 से 30% ज्यादा कितना मेरे भाई? 130 हो जाएगा। जबकि दूसरा संख्या जो है वह तीसरा से 50% ज्यादा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 150। नहीं, अब क्या कहता है आगे थोड़ा देखिए। कहता है पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यह जो आपको 130 दिख रहा है ना, कहता है 130 जो है 150 का दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही आपको निकालना है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। 50 से 2 बार में कट गया मेरे भाई, 3 बार में। यह हो जाएगा आपका 260 बटा कितना मेरे भाई? 3। नहीं, देखिए 260 बटा 3 यानी यह हो जाएगा 86.2 बटा कितना मेरे भाई? 3%। नहीं, 86.2 बटा 3%। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर विचार करते हैं। आ जाइए प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन किया गया है, आराम से ध्यान दीजिएगा। कहता x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल जो है, रूट जो है वह अल्फा और बीटा है। नहीं तो कहता अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 मूल वाला समीकरण कौन सा है? सबसे पहली बात देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल अल्फा और एक मूल चला बीटा। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा मूलों का जो सम ऑफ रूट्स होता है एक्चुअली क्या है चला? माइनस में b बाई ए। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स है ना, और प्लस में क्या होता है मेरे भाई? सी। तो आप देखिए माइनस में b बाई ए, b कहने का मतलब हो गया x का गुणज है ना, जबकि a कहने का मतलब हो गया x स्क्वायर का गुणज है ना। तो माइनस में b बाई ए, b पहले से माइनस में है, इसमें माइनस लगाओगे मेरे भाई तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और a कहने का मतलब कुछ नहीं तो 1 है ना। तो देखिए 3 में 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए 3 है ना। जबकि मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको क्या बताए हैं है ना, माइनस में b बाई ए मूलों का जोगफल हो गया, जबकि मूलों का गुणनफल होता है c बाई ए है ना। चलिए c कहने का मतलब कितना मेरे भाई? 2, और a कहने का मतलब 1, यानी 2 बटा 1 यानी कितना हो गया? 2। चलिए तो यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन किया गया था जिसका रूट अल्फा और बीटा था, इसके मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया 3, अल्फा इंटू बीटा आ गया 2। अब हमसे क्या कहता है प्रश्न? कहता है वह कौन सा समीकरण होगा जिसका एक मूल अल्फा प्लस 1 है जबकि दूसरा मूल बीटा प्लस 1 है। देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मूलों का योग और मूलों के गुणनफल के आधार पर कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मेट देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मालूम हो तो द्विघात समीकरण को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग है ना, चलिए सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स है ना, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर में 0। यही होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग इंटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में 0। यही है द्विघात समीकरण का फॉर्मेट।
है ना। कब? जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मालूम हो तो ऐसा करते हैं, जो समीकरण हमको निकालना था उसका मूलों का योग निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। चलिए तो पहले हम उसका सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो उसका एक मूल है मेरे भाई अल्फा प्लस 1, जबकि दूसरा मूल है बीटा प्लस 1। अच्छा इसका मान देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल चुके हैं? 3 और 1 1 2, 3 और 2 कितना हुआ मेरे भाई? 5। जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, है ना। चलिए तो उसका एक मूल है मेरे भाई अल्फा प्लस 1, और जबकि दूसरा मूल है मेरे भाई बीटा प्लस 1। क्या है मेरे भाई? बीटा प्लस 1। चलिए गुना कर दीजिए मेरे भाई, तो गुना कीजिए, तो अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा प्लस में बीटा से गुना कीजिए तो यह हो जाएगा बीटा। चलिए 1 से गुना कीजिए इस दोनों में, है ना, तो यह हो जाएगा अल्फा, और फिर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा जिसका मान है कितना? 2, और अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना है मेरे भाई? 3। तो 2 3 5 और 1 कितना हो गया आपका? 6। नहीं, चलिए तो जो समीकरण हमको चाहिए उसके मूलों का योग हमने निकाला और उसके मूलों का गुणनफल हमने निकाला, और वहां हम फॉर्मेट आपको बता दिए हैं कि अगर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मालूम हो मेरे भाई तो समीकरण को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग इंटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में 0। चलिए रख दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग। अच्छा योग कितना आया मेरे भाई? तो यह हो गया 5, तो माइनस में 5x है ना, और प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में 0। यही समीकरण निकल करके आएगा। यही द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल अल्फा प्लस 1 है जबकि दूसरा मूल बीटा प्लस 1 है ना। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर 0 दिया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर गौर फरमाते हैं, है ना। चलिए आइए प्रश्न संख्या तीसरा की ओर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए यह है कि यदि 8 tan x बराबर 15 तो sin x माइनस में cos x का मान। कुछ नहीं करना है, अगर एक निष्पत्ति के आधार पर जो है त्रिकोणीय निष्पत्ति के आधार पर किसी अन्य त्रिकोणीय निष्पत्ति का मान निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो tan x बराबर सीधा समझिए, है ना, कि यहां से लिखेंगे कि tan x बराबर मेरे भाई क्या लिखोगे आप? लिखेंगे 15 बट्टा क्या लिखेंगे? 8। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। अब इसमें थोड़ा देखिए, इस कोण को x कर लीजिए, है ना। अब इसके लिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तब 15 8 कितना हो गया मेरे भाई? यह हो गया आपका 17। नहीं, हमने राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल लिया। अब देखिए जिस व्यंजक का मान आपको बताना उसमें क्या क्या है? sin x माइनस में cos x मेरे भाई। बस कुछ नहीं करना है, अब राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए और एकदम आसानी से उत्तर दीजिए। देखिए sin x sin थीटा लंब बट्टा कर्ण मेरे भाई, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 15 बट्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 17, है ना। माइनस लगाइए, माइनस है प्रश्न में। cos x, अच्छा cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेनस, यानी 8 बटा कितना हो गया मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 17। घटा लीजिए मेरे भाई, 15 में से 8 चला गया यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 7 बटा 17। क्या मेरे भाई? 7 बटा 17 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा आराम से। कहता एक समचतुर्भुज, यदि समचतुर्भुज यानी रोम्बस। अरे भैया समचतुर्भुज कहने का मतलब वैसा समानांतर चतुर्भुज, ये एक समानांतर चतुर्भुज का रूप है, पैरेललोग्राम का रूप है, वैसा समानांतर चतुर्भुज, है ना, जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। नहीं तो समानांतर चतुर्भुज पे पहले हम विचार करते हैं। समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, बराबर हो, है ना, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है ना। इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री हुआ करता है ना। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, देखिए बात समचतुर्भुज का है। हमने बोला समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज का रूप होता है। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज में एक रिलेशन ध्यान रखना है। देखिए अगर समानांतर चतुर्भुज का हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमने बोला इसके आमने सामने की भुजाएं जो हैं वह बराबर भी होती हैं और समानांतर भी होती है ना। देखिए इस भुजा को अगर एल मानिएगा तो यह भी क्या हो जाएगा? एल। देखिए इस भुजा को अगर बी मानेंगे तो यह
भी क्या हो जाएगा आपका B है। देखिए इसका विकर्ण जो है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसका एक विकर्ण अगर D1 है मेरे भाई, है ना, और दूसरा विकर्ण अगर आपका D2 है, तो इसके विकर्ण और भुजा में एक रिलेशन ध्यान रखना है, वह हर समानांतर चतुर्भुज में लागू होगा, चाहे समानांतर चतुर्भुज का कोई भी प्रारूप क्यों नहीं हो। वह रिलेशन यह है कि समानांतर चतुर्भुज में जो है विकर्णों के वर्गों का योग यानी D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर, समानांतर चतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग उसके चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा, चारों भुजा एल स्क्वायर यानी 2l स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया मेरे भाई, यह हो गया आपका बी स्क्वायर। यह किस में होता है मेरे भाई, यह होता है आपका समानांतर चतुर्भुज में, है ना, यानी समानांतर चतुर्भुज का जो भी प्रारूप होगा सब में यह प्रॉपर्टी जो है वह लागू होगा, है ना। समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है उसके चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समचतुर्भुज भी एक समानांतर चतुर्भुज का रूप है ना, तो इसमें भी वही नियम लागू होगा। देखिए तो इसका विकर्ण जो है चला वह एक D1 है, एक D2 है, तो यहां हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसके विकर्णों के वर्गों का योग यानी D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर, है ना। यह तो समचतुर्भुज है मेरे भाई, इसका तो चारों भुजा आपस में बराबर होगा, यानी आप लिख सकते हैं चारों भुजाओं के बते यानी 4, इसके प्रत्येक भुजा को a मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा मेरे भाई 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। इसके विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमसे इसका परिमाप पूछा। अच्छा, परिमाप होता क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज, यानी बाहरी सीमा के लंबाई के योग को ही परिमाप कहा जाता है ना। तो चलिए इसका परिमाप तो सीधा 4 गुने भुजा हो जाएगा, यानी 4a का मान चाहिए। ऐसा करते हैं तो a स्क्वायर बराबर, देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा चला, है ना, ये हो जाएगा 1/4, है ना, ये हो जाएगा D1 स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा आपका D2 स्क्वायर, नहीं D2 स्क्वायर। चलिए देखिए स्क्वायर रूट हो जाएगा तो यह a बराबर हो जाएगा आपका, रूट कीजिएगा तो 1/4 का 1/2 हो जाएगा और यह हो जाएगा अंडर रूट, है ना, D1 स्क्वायर और प्लस में क्या मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका D2 स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए क्या, इसका परिमाप चाहिए, 4a चाहिए मेरे भाई, है ना, तो लिखेंगे 4a बराबर। अच्छा, 4 से इधर गुना की इधर भी कीजिएगा 4 से गुना, तो यह 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट D1 स्क्वायर, है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका D2 स्क्वायर, यही होगा मेरे भाई, है ना, 2 इंटू D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर। यही तो है, आपसे यही पूछा गया था कि समचतुर्भुज का परिमाप बताइए, अतः इसका परिमिति जो हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5वां। देखिए 5वां क्या कहता है, कहता है यदि कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो वह 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखिए दूसरा टाइम पूछा तो T2 बराबर मेरे भाई, है ना, याद रखना है N2 माइनस में 1, है ना, बटा N1 माइनस में 1, है ना, और गुना हो गया आपका T1। या तो इसकी मदद से आप बना सकते हैं प्रश्न को, नहीं तो बनाने का तरकीब भी आपको सिखाते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, याद है तो ज्यादा बढ़िया है। कभी कभी दूसरा टाइम, कभी कभी दूसरा रेट भी पूछा जाता है। अगर दूसरा रेट पूछे तो यहां R1 से गुना करना है। N2 कहने का मतलब चला बाद में कितना गुना हो रहा है। अरे भैया बाद में कितना गुना होने का बात किया, 4, तो यह हो जाएगा 4 माइनस में 1, जबकि पहले कितना गुना होने का बात किया गया था, 2, तो यह हो जाएगा 2 माइनस में 1। अच्छा, पहला टाइम कितना था मेरे भाई, पहला टाइम कितना था, पहला टाइम था आपका 6 वर्ष, नीचे तो आपका देखिए 1 हो गया, है ना, तो 6 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 18 वर्ष राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 18 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रोसेस के तहत इस प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आराम से। कहा था यदि कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दुगना हो जाता है। देखिए मूलधन को 1 रुपया मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, दुगना हो जाता है, 1 रुपया मूलधन है और 6 वर्ष में, है ना, रेट को R मान लेते हैं। अच्छा, दुगना हो जाने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, पहले यह सोचिए, अगर मूलधन 1 रुपया है, हो जाए, बन जाए, इसका मतलब बात मिश्रधन का, अमाउंट का होता है। तो 1 रुपया मूलधन है तो 2 रुपया मिश्रधन, यानी 2 रुपया मिश्रधन 1 रुपया मूलधन, तो ब्याज कितना, 2 में से गया 1, है ना। चलिए R बराबर आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई, यह रेट हो गया 50/3%। रेट क्या हो गया, 50/3%। अब वही ब्याज दर पर कहता हो राशि 4 गुना होने में कितना समय लेगा, नहीं। अब देखिए अब की बार समय पूछा तो प्रिंसिपल 1, अगर 1 रुपया मूलधन मानिएगा तो 4 रुपया मिश्रधन, यानी 3 रुपए इस स्थिति का ब्याज है। रेट हो गया आपका कितना,
50 बट्टा कितना 3, है ना, टाइम को टी मान लेते हैं, चलिए बट्टा हो गया 100, 1 रुपया मूलधन, 4 रुपया मूलधन, यानी ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा, है ना। चलिए 50 से काट लीजिए 2 बार में, देखिए 3 नीचे जाएगा, 6 से 3 में गुना कर लीजिए, अतः टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 3 कितना मेरे भाई 18 वर्ष, है ना। तो बाई प्रोसेस भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, पहले रेट को फाइंड कर लीजिए, उसके बाद टाइम पर विचार कर लेंगे, है ना। या फिर अगर वो याद है T2 बराबर N2 - 1 बटा N1 - 1 गुना T1, तो आसानी से आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 6। देखिए मेरे भाई 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार जो है 1/2 किलो के स्थान पर, अच्छा 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ चला 500 ग्राम, 1/2 किलोग्राम कहने का मतलब क्या हुआ 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम के स्थान पर अगर 400 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यानी प्रॉफिट का परसेंटाइल डंडी मारने के बाद। अच्छा मेरे भाई सोचने वाला बात है कि 1/2 किलोग्राम यानी 500 ग्राम कह के देता है और देता 400 ग्राम है, तो 100 ग्राम का डंडी मार लिया मेरे भाई, तो उसको प्रॉफिट नहीं हो गया 100 ग्राम का। अच्छा और दे कितना रहा 400 ग्राम, तो लागत तो उसको 400 ग्राम का लगा, यानी 400 ग्राम में 100 ग्राम का वो लाभ कमा ले रहता है ना। तो 100 जो है 400 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए, चलिए देखिए काट के हटा लीजिए, 100/4 यानी कितना हो जाएगा 25%, कितना मेरे भाई 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहता है कि हम दे रहे हैं 500 ग्राम और देता 400 ग्राम है, 100 ग्राम का डंडी मार लिया, यानी उसको लाभ हो गया 400 ग्राम में 100 ग्राम का, परसेंटाइल में कन्वर्ट कर लीजिए 25% का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। देखिए 7वां नंबर क्या कहता है, कहता है विक्रेता अपनी वस्तुओं पर जो है लागत कीमत से 30% जो है अधिक कीमत अंकित करता है, किंतु नगद भुगतान के लिए जो है 15% का छूट देता है ना। नगद सौदे में उसका लाभ का परसेंटाइल, देखिए हम ही दुकानदार हैं, मान लेते हैं कि मेरा क्रयमूल्य चला 100 रुपया मेरे भाई, हम कीमतवा को 30% बढ़ा दिए, कितना कर दिए कीमत 130, लेकिन अगर हम बढ़ा करके रखते हैं बेचने के लिए, देखिए अंकित कीमत मार्केट प्राइस वह प्राइस होता है जो दुकानदार लाभ कमाने हेतु डिस्काउंट देने हेतु अपना कीमत को बढ़ा करके रखता है, उसी कीमत को अंकित कीमत कहा जाता है ना, मार्केट प्राइस कहा जाता है। देखिए तो हमने 30% कीमत बढ़ाया जरूर था, हम ही दुकानदार हैं, अपने ऊपर सोच के देखिए, लेकिन अगर कोई नगद लेने के लिए आता है तो हम उस पर 15% का डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, कोई दुकानदार गुणवक नहीं होगा जो क्रयमूल्य पर अपना डिस्काउंट देगा, है ना। चलिए कीमत बढ़ा करके रखेगा तभी डिस्काउंट देगा, चलिए 15% डिस्काउंट दे दी, यानी 85 बट्टा कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका, चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, यह हो जाएगा 17 और यह कितना हो गया आपका 20, है ना। चलिए इसको हटाइए, देखिए इसको गुना कर लीजिए, है ना, 17 गुना 13 170, है ना, और 77 के 51 यानी 221 बट्टा कितना मेरे भाई 2, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा इस स्थिति का 110 रुपया 50 पैसा। नहीं, अब सोचिए 100 रुपया क्रय मूल्य है और बेचता कितना में डिस्काउंट के बाद 110 रुपया 50 पैसा, 100 की स्थिति में चला, जितना ज्यादा में बेचेगा वही लाभ का परसेंटाइल हो जाएगा, यानी यहां लाभ कितना का होगा मेरे भाई 10.5% का लाभ होगा दुकानदार को, कितना का 10.5% का, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 10.5% का जो है दुकानदार को लाभ हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, देखिए कहता है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान बताना है, कुछ नहीं करना है, सोल्व कीजिए आराम से। अच्छा इसको सोल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो इसका एलसीएम जो होगा वह होगा क्या साइन थीटा इंटू 1 प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा। नहीं, अच्छा देखिए यह देखिए गुना होगा तो यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, आराम से खाली सोचिए, आराम से गौर फरमाइए मेरे भाई। अच्छा यहां गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 1 प्लस में, है ना, यह हो जाएगा कॉस थीटा का क्या मेरे भाई होल स्क्वायर। अब देखिए सोल्व कर लीजिए आराम से, तो ऊपर हो गया आपका मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा, जबकि इसको ब्रेक कीजिए, यह तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा मेरे भाई, है ना, और प्लस में 2ab यानी 2 गुना 1 गुना कॉस थीटा यानी 2 कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। नीचे आ जाइए, नीचे जो हो गया आपका वह हो गया मेरे भाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा, है ना, 1 प्लस में क्या हो गया कॉस थीटा। आप देखिए मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट वैल्यू, इसका मान कितना हो गया 1, है ना। चलिए यह देखिए यह दोनों जुट करके 1 हो गया, 1 पहले से था, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, देखिए यह हो गया 2 प्लस में, है ना,
2 cos थीटा, नीचे आ जाइए, नीचे हो गया आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा, नहीं इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा। आप थोड़ा देखिए, आराम से सोचिए बात को, अगर ऊपर में जो है 2 कॉमन कर लिया जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा जो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऊपर बच गया 2 और 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा और नीचे बच जाएगा आपका साइन थीटा। क्या बचा मेरे भाई? साइन थीटा। अतः आपका रिजल्ट क्या होगा? 2 बटा साइन थीटा। क्या मेरे भाई? 2 बटा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? सी नंबर। सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आराम से देख लीजिए, गौर फरमा लीजिए, है ना। 2 बट्टा साइन थीटा आपका राइट आंसर है। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 9 पर। देखिए 9 नंबर क्या कहता है। कहता दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः एचसीएफ 44 है, एलसीएम 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 है। दूसरा संख्या का मान आपसे पूछा गया। हाँ मेरे भाई, आप जानते होंगे रिलेशन कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है उसके लस और मौसक के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी दो संख्या का गुणनफल लस मौसक गुणनफल के बराबर। देखिए तो लस मौसक का गुणनफल दो संख्या के गुणनफल के बराबर। अच्छा एचसीएफ और एलसीएम कितना है? देखिए 44 और 264। ये देखिए एलसीएम एचसीएफ का भी गुणनफल है, समझिए वह दो संख्या का भी गुणनफल यही होगा। तो इसमें एक संख्या से भाग लगा ली, दूसरा संख्या मिल जाएगा। अच्छा अब एक संख्या कैसे सोचेंगे? कहता पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 44 प्राप्त होता है। नहीं, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 44। यानी हकीकत में वो संख्या है क्या? 44 का दुगना कर लीजिए, कितना मेरे भाई? यह 88 है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। देखिए 88 यार 44 से काट लीजिए 2 बार में, अब 2 से डिवाइड कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका 132। यानी हकीकत में वह संख्या कितना है मेरे भाई? दूसरा 132 है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है ना। हकीकत में जो दूसरा संख्या है वह संख्या कितना हो जाएगा? 132। चलिए आगे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर विचार कीजिए। देखिए कहता है 54 पर पावर 945 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिए मेरे भाई, कि जब भी किसी संख्या में आप 10 से भाग लगाते हो ना तो उसका इकाई अंक ही हमेशा शेष के रूप में आपको मिलता है, रिमाइंडर के रूप में। जैसे 57 57 में 10 से भाग लगाइए 7 बचेगा। आप 557 में 10 से भाग लगाइए 7 बचेगा। आप 5500 है ना, कुछ भी 5500 5945 हो, 5557 हो, कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए, 9763 हो, कोई बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा संख्या, किसी प्रकार का संख्या उठाइए और 10 से डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा आपको जो रिमाइंडर के रूप में प्राप्ति होगा वो हमेशा उस संख्या का इकाई अंक प्राप्त होगा। तो इसलिए इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए कि 10 से भाग देने की स्थिति में जो इकाई अंक होता है वही रिमाइंडर के रूप में हमको प्राप्त होता है, यानी इकाई अंक निकालना है इसका। अच्छा देखिए पावर वाला संख्या है और आप इस स्थिति को जानते होंगे। हर एक देखिए यहां पर पावर वाला संख्या के बेस के यूनिट प्लेस पे 4 है और 4 की स्थिति में इसका जो इकाई अंक होता है वह पावर पे काम करता है, पावर पे डिपेंड करता है, ऑड इवन पे। 4 पर पावर विषम संख्या, इकाई स्थान पर चेला 4, 4 पर पावर सम संख्या, इकाई स्थान पर 6। अभी देखिए ना 4 पर पावर कैसा है? पावर जो है एक विषम संख्या ऑड नंबर के रूप में है, अतः इसका इकाई अंक कितना होगा? 4। और यही जो है 10 से भाग देने की स्थिति में रिमाइंडर भी प्राप्त होगा, अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4। बस इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या में 10 से डिवाइड किया जाता है तो संख्या का इकाई अंक ही रिमाइंडर के रूप में प्राप्त हुआ करता है ना। तो यहां 4 है पावर वाला संख्या का और 4 का इकाई अंक आप पढ़े होंगे, यूनिट प्लेस जब आप पढ़े होंगे, है ना, कि जब बेस के पावर वाला संख्या के बेस के यूनिट प्लेस पे 4 होता है तो उसका इकाई अंक पावर पे डिपेंड करता है। 4 पर पावर विषम संख्या, इकाई स्थान पर 4, 4 पर पावर सम संख्या, इकाई स्थान पर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यह जो आकृति आपको दिख रहा है थोड़ा गौर फरमा लीजिए। क्या है मेरे भाई? कहता है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज कोण एबीसी का मान बताना है। यह कोण का मान बताना है। देखो मेरे भाई प्रॉपर्टी समझिए, आप जानते भी होंगे, बहुत आसान सा बात है। देखिए कि एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वह परिधि पर, उसी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। अरे भैया केंद्र वाला जो कोण है परिधि वाला का दुगना, इसका मतलब परिधि वाला केंद्र वाला का आधा, तो 60 का आधा। यह कोण का मान कितना डिग्री मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का दुगना, अतः परिधि वाला केंद्र वाला का आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 12। देखिए 12 क्या कहता है?
कहता है 50% अल्कोहल की मात्रा वाले हैं 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितना पानी और मिलाए, है ना, ताकि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखिए एलिगेशन लगा के आसान करना है प्रश्न को, तो अल्कोहल को ही लेके चल दीजिए। पहले देखिए अल्कोहल कितना था, चला 50% मेरे भाई। अब क्या कहता है 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितना पानी और मिलाएंगे। अच्छा बाद में जो मात्रा आ रहा है वो पानी का आ रहा है, तो उसमें तो अल्कोहल होगा ही नहीं, तो वहां अल्कोहल कितना हो गया 0। जबकि उसके बाद पानी मिलाने के बाद अल्कोहल का परसेंटाइल पूरे में कितना हो गया 30। चलिए एलिगेशन लगा लिया हमने, घटा लीजिए, 30 में 0 चला गया, ये हो गया 30, 50 में 30 चला गया, हो गया 20। यानी रेशियो कैसा होगा 3:2। यह देखिए यह प्रारंभिक रेशियो है, यह प्रारंभिक मात्रा का रेशियो है, और यह जो है बाद में आप मिला रहे हैं उसका। तो हमसे कहता है कितना पानी और मिला रहे हैं, तो बाद में जो मात्रा मिला रहे हैं वह पानी का मात्रा, उसका मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 9 ग्राम का सेविंग लोशन था, पहले वाला मात्रा दिया गया 9 ग्राम, मेरे हिसाब से यूनिट के तौर पर कितना है 3, तो 3 यूनिट बराबर 9 ग्राम। हाँ मेरे भाई, 1 यूनिट का मान बाद में मिला रहे हैं 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान आप निकाल लीजिए। चलिए 3 बार में काट लीजिए, 3 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 6 ग्राम। 6 ग्राम आपका राइट आंसर है, 6 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न पर विचार कर लीजिए, प्रश्न संख्या 13। अच्छा 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा गौर कीजिए। कहता है कि रेलगाड़ी जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर चलने के बाद जो है 3 मिनट रुकती है। हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का उसका स्टॉपेज है। अपने शुरुआत के बिंदुओं से 600 किलोमीटर का दूरी तय करने में उस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अरे मेरे भाई समय तो 2 स्थिति से लग रहा है, दूरी को तय करने में और रुकने में। चलिए पहले दूरी तय करने में लगने वाला समय निकाल लीजिए। 600 किलोमीटर का दूरी है, 100 का स्पीड है, यानी 6 घंटा इधर लग गया। स्टॉपेज कई होगा यह सोच लीजिए, हर 75 किलोमीटर के बाद, तो 600 को 75 से डिवाइड कीजिए यानी 8, लेकिन 8वां स्टॉपेज में तो पहुंच जाएगा, वहां रुकने का कोई सवाल ही नहीं है, यानी 7 स्टॉपेज होगा। कितना 3 मिनट का 7 स्टॉपेज है ना। चलिए ये देखिए इधर वाला मामला घंटा में, ये मिनट में, यानी आपका रिजल्ट कितना मेरे भाई 6 घंटा 21 मिनट। कितना मेरे भाई 6 घंटा 21 मिनट है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 6 घंटा 21 मिनट, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 14 यानी 14 पर विचार कर लेते हैं। कहता चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपया में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी का मूल कीमत प्रति किलोग्राम क्या था। देखिए यानी प्रारंभिक कीमत पूछा। देखिए अपने ऊपर लेके प्रश्न को जाइए, 600 रुपया लेके हम कंटिन्यूटी मार्केट जाया करते थे मेरे भाई, उसके बदले हमको चीनी का कुछ ना कुछ मात्रा दिया जाता था। लेकिन जब एक दिन गए तो दुकानदार बोल दिया कि आज कीमतवा 20% घट गया है, इसके कारण आपको जितना चीनी मिलता था उससे 5 किलो चीनी जो है आज आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिल रहा है भाई, क्योंकि कीमत 20% घट गया है। यानी 600 का जो 20% है, समझिए वर्तमान में 5 किलो का कीमत है, 5 किलो चीनी का कीमत है, तो 1 किलो का निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर लीजिए। यह चीनी का वर्तमान कीमत है, यानी कीमत घटने के बाद का कीमत है। आपसे प्रारंभिक कीमत पूछा, अरे भैया चीनी के कीमत में कमी हुआ है वर्तमान में, इसका मतलब पहले तो ज्यादा होगा, तो उल्टा इस्तेमाल कर लीजिए फ्रैक्शन का, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 80 है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए है ना। देखिए 20 से 4 बार में, 5 चौके 20, 20 से कट गया 30 बार में, यानी चीनी का प्रारंभिक कीमत कितना था मेरे भाई, यह था 30 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना था 30 रुपए प्रति किलोग्राम है ना, यह चीनी का प्रारंभिक कीमत था है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न मेरे भाई, यह जो आंकड़ा दिया गया है ना, इस समुच्चय का मानक विचलन आपसे पूछा गया, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया। अच्छा मानक विचलन होता क्या है ना, अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट वेरिएंस। अच्छा प्रसरण क्या होता है, डेविएशन के वर्गों का योग बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। चलिए वही बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है, मानक विचलन आपको बताना है, जो अंडर रूट प्रसरण हुआ करता है। अच्छा प्रसरण क्या है, डेविएशन के वर्गों का योग। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मीन काउंट निकालना होगा इसका, माध्य। अच्छा मीन क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, जोड़ लीजिए तो 10, 20 है ना,
30, 40, 50 नहीं। अब देखिए 50 और 40 कितना हो गया आपका 90। टोटल टर्म देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 90/9 यानी कितना हो गया आपका 10। हमने क्या बोला, मानक विचलन जो होता है वो अंडर रूट प्रसरण हुआ करता है, अंडर रूट वेरिएंस हुआ करता है। और प्रसरण क्या होता है, डेविएशन के वर्गों का योग बटा टोटल नंबर अपन। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन का मतलब है आंकड़ा मीन से कितना फ्लक्चुएट करता है। चलिए देखिए हर एक आंकड़ा को सोचिए, मीन से कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए अगला आंकड़ा क्या है, देखिए फिर 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, सबका वर्ग करते चलेंगे। फिर देखिए 9, 10 कितना आंकड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है 1, 1 का स्क्वायर कितना 1 है ना। चलिए देखिए 10, 10 फिर 0, 0 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 0 है ना। चलिए आगे फिर देखिए 0 है ना, फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 है ना, फिर हो जाएगा आपका 0 है ना, फिर हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1, फिर हो गया आपका 1, 1 का स्क्वायर 1 है ना, बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना टर्म था आपका 9 है ना। हमने क्या बोला, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण अंडर रूट वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, डेविएशन के वर्गों का योग। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन का मतलब है आंकड़ा मीन से कितना फ्लक्चुएट करता है। मीन था 10, पहला आंकड़ा था 10, देखिए तो यह 0 का डिफरेंस है, 0 का स्क्वायर 0, फिर देखिए 0 का स्क्वायर 0, 9 यानी जो डिफरेंस है उसका वर्ग करते चलिए और बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। देखिए ऊपर क्या हो गया मेरे भाई, ऊपर हो गया आपका 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 2, जबकि 9 का कितना मेरे भाई 3। अतः आपका मानक विचलन क्या निकल करके आ गया, 2/3 निकल करके आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 16 कहता है व्यापारी के पास जो है 50 किलो चीनी है, वह चीनी का एक भाग 10% लाभ पर, शेष भाग 5% हानि पर। देखिए एक भाग 10% लाभ पर और शेष जो है 5% हानि पर बेचा करता है, माइनस में लिख देंगे इसको। जबकि वह पूरे व्यापार में जो है पूरी चीनी बेचने पर उसको 7% का लाभ होता है। इसको बीच में रखेंगे, एलिगेशन लगाते हो तो बीच में एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। चलिए क्रॉस कीजिए, बड़ा वाला छोटा, माइनस माइनस प्लस यानी 7 5 12 और यह हो गया 3, यानी रेशियो कैसा हो गया 4 अनुपात कितना 1। हमसे कहता क्या है, उसने कितनी चीनी 10% लाभ पर बेची तथा कितनी चीनी 5%। पूरा चीनी कितना था उसके पास 50 किलोग्राम नहीं, और किस रेशियो में बेचा 4:1। चलिए 5 यूनिट है ना, यानी एक स्थिति में 4 यूनिट, यानी एक स्थिति में पहला स्थिति में कितना चीनी बेचा गया 40 किलोग्राम, तो दूसरा में कितना, यह हो जाएगा 50 माइनस में 40 यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 10 किलोग्राम है ना। यानी दोनों स्थिति में बेची गई चीनी की मात्रा, यानी 10% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा 40 किलोग्राम, जबकि 5% हानि पर बेची गई चीनी की मात्रा 10 किलोग्राम है ना। चलिए तो 40 10 का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। देखिए 17 क्या कहता है, थोड़ा गौर कर लीजिए। एक किसान अपने यन्न गायों को जो है अपने पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि एक बेटे को कुल गाय का आधा, दूसरे बेटे को कुल गाय का 1/4, तीसरे बेटे को कुल गाय का 1/5 भाग मिलता है। चौथा बेटा को 7 गाय मिला। अरे भैया तो चौथा बेटा को कितना भाग मिलता है यह निकाल लीजिए है ना। चलिए पूरा कहने का मतलब 1 भाग। अच्छा देखिए पहला बेटा को कितना मिला, कुल गाय का आधा, दूसरा को कितना मिलता है कुल का 1/4 नहीं, और जबकि तीसरा को कितना मिलता है कुल का 1/5। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 20 है ना। तो 20 में से 10 5 15 4 19 यानी 1/20, यानी चौथे पुत्र को जो गाय मिला है वह संपूर्ण गाय की संख्या का 1/20 भाग, और वह संख्या कितना 7। 7 पूरे गाय का यन का जो है, यन पूरे गाय का संख्या यन था, यही यन का मान बताना है। तो यन का 1/20 भाग 7 है, यानी पूरा यन का मान हो जाएगा 140, यानी कुल गायों का संख्या कितना था उसके पास 140 था, जो यन के रूप में था, यन का मान 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, बी नंबर है ना। चलिए बी नंबर हो जाएगा। आ जाइए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। अच्छा 18 थोड़ा सोचिए। कहता एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से चल रही है और यह 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, जबकि 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में, रेलगाड़ी का स्पीड मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है। देखिए मेरे भाई अगर रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार करता तो उन परिस्थिति में दूरी क्या होता, रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो अगर 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार किया तो खुद का लंबाई प्लस में 120 मीटर को पार किया, और अगर वो 170 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार किया तो खुद का लंबाई प्लस में 170 मीटर।
हाँ मेरे भाई, तो खुद का लंबाई तो दोनों स्थिति में है। उसके अलावा एक स्थिति में दूरी 120 जबकि एक स्थिति में 170, यानी उस पहला स्थिति में 12 सेकंड लग रहा है जहां खुद की लंबाई प्लस 120 है, दूसरा स्थिति में 16 सेकंड 4 सेकंड ज्यादा लग रहा है जहां दूरी खुद का लंबाई प्लस में 170 है। यानी आप देखिए ना, दूसरा स्थिति में 50 मीटर ज्यादा होने के कारण रेलगाड़ी को समय कितना ज्यादा लग रहा है, 4 सेकंड। यानी चला, हाँ मेरे भाई, रेलगाड़ी जो है 4 सेकंड में 50 मीटर का दूरी तय करता है। यानी 25/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 12.5 मीटर प्रति सेकंड। यह रेलगाड़ी का वास्तविक स्पीड है मेरे भाई, 12.5 मीटर प्रति सेकंड है ना, ऑप्शन नंबर ए है ना, 25/2 यानी 12.5 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला आ जाइए, प्रश्न संख्या 19। अच्छा 19 सोचिए क्या कहता है, यदि 12,000 रुपया की धनराशि को दो ऐसे भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग का 4.5 वर्ष का 16% दर से साधारण ब्याज जो है बराबर। देखिए पहला भाग को हम मान लेते हैं, अच्छा उसका ब्याज सोचिए ना, साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है मेरे भाई, तो 12% की दर से 3 साल का कितना हो जाएगा, 36%। देखिए तो पहला भाग का ब्याज हो गया यह, दूसरा भाग को बी मान लेते हैं। अच्छा दूसरा भाग कितना समय के लिए निवेशित होता है, 4.5 वर्ष यानी 9/2 वर्ष, 16% की दर से जो है 9/2 वर्ष का रेट निकाल लीजिए, तो 8/9 72% हो गया। यानी दूसरा स्थिति में ब्याज हो जाएगा 72%। प्रश्न के हिसाब से दोनों भागों पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज जो है वो आपस में बराबर है। चलिए काट करके हटाइए मेरे भाई, 36 से 2 बार में कट गया, यानी जो दोनों भाग है उन दोनों भागों के बीच का रेशियो कितना मेरे भाई, 2:1 का। आपसे बड़ा भाग पूछा, टोटल राशि कितना था मेरे भाई, टोटल राशि था आपका 12,000, ये देखिए 3 यूनिट का मान है, बड़ा भाग पूछा 2, देखिए 4,000 बार में काट लीजिए, 4,000 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 8,000 रुपया। आपसे यही पूछा गया था कि बड़ा भाग बताइए, अतः बड़ा भाग का मान कितना मेरे भाई, 8,000 है ना, 8,000 ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, बड़ा भाग कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न को ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 20। अच्छा 20 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर 2x माइनस, थोड़ा गौर फरमाइए, आराम से समझने वाला प्रश्न है, 2x माइनस 7 का होल क्यूब प्लस में 2x माइनस 8 का होल क्यूब प्लस में 2x माइनस 3 का होल क्यूब बराबर में 3 इंटू 2x माइनस में 7 इंटू 2x माइनस में 8 इंटू 2x माइनस में 3। आप यहां पर एक स्थिति को समझिए, देखिए अगर इसको a मानते हो मेरे भाई, इसको b मानते हो, इसको c मानते हो, तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, यह लिखा हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। आप जानते हो कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc तब हुआ करता है जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है। तो जोड़ लीजिए ना, तो यह हो जाएगा 6x है ना, तीनों को जोड़िए, माइनस में देखिए 7 8 15 3 कितना 18 बराबर में कितना हो गया 0। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc तभी संभव हो पाता है जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हुआ करता है। तो यह हो जाएगा मेरे भाई 6x बराबर में कितना हो गया आपका 18, अतः x बराबर कितना हो गया आपका 3। यही पूछा गया था आपसे, x का मान बताइए, x का मान हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 21। देखिए 21 क्या कहता है, कहता ए बी तथा सी के वर्तमान उम्रों का योग कितना है 90 वर्ष। तीनों के वर्तमान उम्रों का योग 90 वर्ष। 6 साल पहले तीनों के आयु का रेशियो, यह रेशियो कब का दिया गया भाई, 6 साल पहले का, तो जोग को 6 साल पहले ले जाइए। अच्छा वर्तमान में तीनों का योग 90 वर्ष है आयु का, 6 साल पहले जाएंगे, तीनों का 6 साल घटेगा, 6 तरीके 18 साल घट गया, तो 90 में से 18 घटा लीजिए, यानी तीनों का 6 साल पहले कितना उम्र था, जोगफल 72। अब देखिए रेशियो से बंटवारा कीजिए, 3 2 5 1 6 यूनिट का मान हुआ। आपसे सी का वर्तमान पूछा, सी वर्तमान में कितना है 3 यूनिट, लेकिन यह 6 साल पहले सी जो है 3 यूनिट के रूप में है, यह तो कहानी 6 साल पहले का है, वर्तमान में आना है तो 6 जोड़ लीजिए, है ना। चलिए देखिए 12 तरीके कितना हो गया आपका 36 प्लस में 6 यानी कितना हो जाएगा आपका 42 वर्ष। कितना हो जाएगा सी का वर्तमान में होंगे 42 वर्ष। देखिए यह जो निकल करके आया मेरे भाई, वह निकल करके आया 6 साल पहले का। आपको वर्तमान चाहिए तो 6 साल पहले से वर्तमान जाना है तो 6 जोड़ करके उत्तर देना होगा, यानी 42 ईयर्स, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आ जाते हैं मेरे भाई, प्रश्न संख्या 22 है ना। चलिए 22 देख लीजिए थोड़ा क्या कहता है, यह देखिए फुटबॉल, यह देखिए
परसेंटाइल के रूप में पाई चार्ट आपको गिवन किया गया है। फुटबॉल खेलने वाला का, पसंद करने वाला का परसेंटाइल, कबड्डी वाला का, क्रिकेट वाला का, हॉकी वाला का। कहता है फुटबॉल की तुलना में, है ना, कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। अच्छा देखिए, फुटबॉल वाला का कितना हो गया मेरे भाई 28, और कबड्डी वाला कितना हो गया, कबड्डी वाला हो गया आपका 22। देखिए 2 हटा दीजिए, यानी 14:11, 14:11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, है ना। फुटबॉल वाला 28%, कबड्डी वाला जो है वह 22%, 28-22 का रेशियो 14:11, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 23। चलिए, कहता है एक समबाहुभुज, यदि एक समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन का बात किया गया है, इसके एक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो कहता है उसकी भुजाओं का संख्या। देखिए समबाहुभुज कहने का मतलब वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, वह समबाहुभुज कहलाता है। नहीं, चलिए अब देखिए, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है मेरे भाई कितना, 360। नहीं, अब देखिए, जबकि एक अंतर एक बाह्य कोणों का योग 180 है ना, तो 180 में से एक अंतर कोण घटा लीजिए, एक बाह्य कोण बच गया, और सभी बाह्य कोणों के योग में एक बाह्य कोण से भाग लगाएंगे तो कितना कोण है वह निकल करके आएगा। देखिए यहां कितना बच गया, 30, 30 से काट लीजिए 12 बार में। अगर उस बहुभुज में 12 गो भुजा है, 12 गो कोण है, तो 12 गो भुजा भी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360, उसमें एक बाह्य कोण से भाग लगाना था, तो हम एक अंतर एक बाह्य कोणों का योग जानते हैं 180, 180 में से अंतर कोण घटा लीजिए, एक बाह्य कोण का मान 30 आ गया, 30 से डिवाइड कर लीजिए, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 24 आ जाइए। अच्छा 24 देख लीजिए क्या कहता है। कहता है मेरे भाई, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है इस संख्या को पूरा पूरा जो है विभक्त कर देगा, है ना। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं करना है, कॉमन कर लीजिए। देखिए जो कॉमन होता है 3 पर पावर 25 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। यहां बचा 1, यहां बचा 3 पर पावर 2, यहां बचा 3 पर पावर 3, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। यहां हो गया आपका 3 पर पावर 1 बचेगा, यहां 3 पर पावर 2, और यहां बच गया आपके पास 3 पर पावर 3, है ना। देखिए तो यह हो गया आपका 3 पर पावर 25। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ मेरे भाई 27 और 3 30 और 10 कितना हो गया आपका 40। अब हम ऑप्शन पर विचार करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका फैक्टर है। देखिए 11 तो कोई स्थिति में इसका फैक्टर नहीं है भाई। 16 देखिए 4 निकल जाएगा आपका, 8 निकल जाएगा, लेकिन फिर भी 16 पूरा नहीं इसको काट पाएगा, है ना। देखिए यह भी संभव नहीं है, है ना, क्योंकि 16 से 8 कॉमन हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए 2 बच जाएगा आपका, है ना। चलिए आगे 25 देखिए, 25 भी इसको पूरा विभक्त नहीं करेगा, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको 30 पूरा विभक्त करके, क्यों 0 0 कट जाएगा, 3 तो अपना पावर को काट ही लेगा, यानी इस संख्या का 30 एक फैक्टर है ना। अतः इस संख्या को कौन सा संख्या पूरा विभक्त करेगा, वह संख्या है ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 मेरे भाई। क्या हो जाएगा 30। चलिए और आज के मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, चलिए उस पर थोड़ा गौर फरमा लीजिए। आइए ध्यान दीजिए क्या कहता है लास्ट प्रश्न। कहता है एक व्यक्ति जो है अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग कार द्वारा, शेष देखिए शेष यही 6.5 किलोमीटर पैदल चलता है। तो शेष जो दूरी पैदल चला उसका भाग निकालिए। देखिए पूरे भाग को 1 मान लेते हैं, इसमें से घटा लीजिए रेल वाला, और रेल द्वारा जो है 3/5 भाग रेल से, 7/20 भाग कार से, कार वाला भी घटा लीजिए 7/20, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, यह हो गया मेरे भाई 20, है ना। देखिए 4 3 12 7 19, 1/20 बचा। यह जो भाग बचा यह पैदल का भाग है, जबकि पैदल डिस्टेंस कितना दिया गया है 6.5। देखिए 6.5 किलोमीटर जो चलता है वह संपूर्ण यात्रा का 1/20 भाग है, यानी संपूर्ण यात्रा 20, इसका 20 गुना होगा, 20 से गुना कर लीजिए। देखिए दशमलव उड़ा दीजिए, 65 गुना 2, यानी संपूर्ण यात्रा का दूरी कितना हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा 130 किलोमीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई 130 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, है ना। चलिए आज का मॉक टेस्ट यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और जो भी मेरे प्यारे दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, है ना, ताकि जब भी बेहतर कंटेंट्स के साथ हम आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, है ना। और अब हम आपसे वादा करते हैं कि कंटिन्यूटी बेहतर कंटेंट्स के साथ हमेशा प्रतिदिन आपके साथ में जुड़ा रहूंगा, है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।